हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th क्लास के पर्यावरण के थर्ड लेसन के बारे में। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि इसमें करना क्या क्या है और क्या क्या हमको करने के लिए दिया गया है। तो पाठ का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। और अब देखिए, इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें यह पता चलेगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 7 प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमको उत्तर बताना है। इसके बाद दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। क्या? ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद हमको क्या दिया गया है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है सेल। क्या आंसर है इसका? सेल। चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद क्या दिया गया है, सही जोड़ी। सही जोड़ी के बाद कारण बताइए। बस इतना ही आपको दिया गया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको दिया गया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, बिल्कुल आसान है ना। सबसे पहले आपको दिया गया है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं, ठीक है। देखो, हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं ना, जिनको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, उनमें हलचल होती है। उसी की वजह से जो है कॉन्टिनेंट जो है इधर उधर खिसकते हैं। महाद्वीप और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो है गतिविधियां होती हैं, ठीक है। देखो, प्लेटें क्यों घूमती हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक है, छोटा, कि पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा। मैग्मा मतलब लावा, ठीक है, गर्म। पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा होने वाली गति के कारण जो प्लेटें हैं वो घूमती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है, तो सुनिए ध्यान से। बहिर मतलब बाहर और अंतर मतलब अंदर, है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घटनाएं घटती हैं वो अंतर्जनित बल कहलाते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं वो बहिर्जनित बल कहते हैं, है ना। बहिर मतलब बाहर, ये पृथ्वी के बाहर जो बल घटते हैं वो बहिर्जनित, और पृथ्वी के अंदर घटने वाले बलों को अंतर्जनित, ठीक है, आंतरिक भाग में। अगला है अपर्दन क्या है, तो भैया अपर्दन जो है भूदृश्य पर, भूदृश्य मतलब जमीन पर, पृथ्वी पर ऊपर सतह पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को, क्षय मतलब होता है नुकसान, क्या होता है? नुकसान को, ठीक है। तो किसके द्वारा? भू, जल और पवन और हिम यानी बर्फ के द्वारा जमीन का होने वाले जो नुकसान होता है उसे हम अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अगला है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। बाढ़कृत मैदान मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, तो सुनिए ध्यान से। नदी जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है, अपने किनारों को छोड़कर वो बाहर जाने लगती है। जैसे किसी गांव में, अगर किसी गांव के किनारे नदी है तो नदी अपने बहाव को छोड़कर, मतलब किनारों से गांव में पानी आ जाए उसका, ठीक है, तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसके कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। अब वो बाढ़ का जो पानी होता है नदी का, वो अपने साथ साथ कीचड़ और जो है मिट्टी लाता है, बहुत चिकनी सी, है ना। इससे क्या होता है, समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्या है, बालू टिब्बा। क्या है बालू टिब्बा? मतलब आपने रेगिस्तान में बालू के छोटे छोटे टीले देखे होंगे, उन्हीं को बालू टिब्बा कहा जाता है। तो सुनिए, पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो सुनिए, समुद्री तरंगें, जो लहरें होती हैं ना, समुद्र की तरंगें, लहरें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। किनारों पर, है ना, किनारों पर अवसाद को जमा करके, कचरा मचरा कीचड़ वगैरह को जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला क्या है, चाप झील क्या है। क्या है? चाप झील के बारे में बताना है, तो सुनिए ध्यान से। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तब वह मूड़दार मार्ग में बहने लगती है। जैसे नदी है वो मैदान पकड़ेगी तो मूड़दार ऐसे घुमावदार हो जाएगी, ऐसी ऐसी, है ना। तो समय के साथ अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप मूड़ नदी से कट जाते हैं। जो मूड़ होते हैं नदी से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और एक अलग झील सा बना लेते हैं जिसे चाप झील कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम आगे चलते हैं। आपको दिया गया सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो चलिए ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो मित्रों यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। सबसे पहला है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो समुद्री तरंग में सेल जो है ना, चट्टान, सेल मतलब होती है चट्टान, ठीक है। तो चट्टान जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। अगला क्या है, अगला है हिमनद का निक्षेपण की विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है हिमूड, ठीक है। अगला है आपका पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होने वाली घटना जो होती है, वो आकस्मिक मतलब अचानक, तो वो है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। अगला क्या है, छत्रक सेलें कहाँ पाई जाती हैं। तो छत्रक सेलें जो हैं ये यहाँ पाई जाती हैं रेगिस्तान में। छत्रक इस तरह से जो सेलें होती हैं, चट्टानें, वो पाई जाती हैं रेगिस्तान में, ठीक है। अगला क्या है, चाप झील यहाँ पाई जाती है नदी घाटी में। चाप झील कहाँ पाई जाती है, नदी बनाती है चाप झील, ठीक है। अगला है सही स्तंभ मतलब सही जोड़ी मिलाइए, तो आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं कि हिमनद जो है, हिमनद को आप मिलाएंगे बर्फ की नदी से। विसर्प मतलब नदियां बनाती हैं, विसर्प के मतलब ऐसी ऐसी जब नदियां इस तरह से हो जाती हैं मोड़दार सांप की तरह, तो उसको विसर्प कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है देखिए, पुलिन का निर्माण होता है समुद्री तट से। कितने, समुद्री तट में ही पुलिन का निर्माण होता है। बालू टिब्बा रेगिस्तान से संबंधित है, जैसे अपने क्वेश्चन में पढ़ा है। जलप्रपात जो है कठोर सांस्तर सेलों पर गिरता है। और भूकंप जो है पृथ्वी का कंपन कहलाता है, भूकंप, ठीक है। भू यानी पृथ्वी और कंप मतलब कपना, है ना, पृथ्वी का कंपन। अगला क्या है देखिए, कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं, ऐसा कारण बताना है हम लोग, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में कारण बताइए दिया गया है। तो कुछ सेल यानी कुछ चट्टानें छत्रक के आकार की होती हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। तो सुनिए मित्रों ध्यान से, कि कुछ सेलों का छत्रक के आकार में होने का कारण यह है कि मरुस्थलीय भागों में मतलब रेगिस्तान में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं। चट्टानों में जो चट्टानें होती हैं रेगिस्तान में, उनके निचले हिस्से को जो लू चलती है, गर्म हवा चलती है, उसके साथ जो छोटे छोटे कणों के टुकड़े होते हैं वो चट्टानों पर घिसते हैं, घर्षण करते हैं। और ऊपरी हिस्से को इन पवनों से घर्षण कम होता है, इसलिए निचले हिस्से की चट्टानें काफी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरी नुमा आकार बन जाती हैं, इसे छत्रक सेल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कारण बताना है कि बाढ़कृत मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़ वाले जो मैदान अधिक उपजाऊ क्यों होते हैं, सुनिए ध्यान से। बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है, पहला कारण हो गया। बाढ़ के समय नदी के साथ साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहता है, इन अवसाद या मलबों को नदी आसपास के क्षेत्रों में जमा कर दी है। दूसरा, इन अवसादों या मलबों की काफी मात्रा में ह्यूमस होता है जो बाढ़कृत मैदानों को अधिक उपजाऊ बना देता है, ठीक है। अगला है समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा क्यों है, समुद्री गुफा, समुद्र में जो होती है ना चट्टानों में गुफाएं बन जाती हैं, है ना। अब वो गुफा ऊपर से भी टूट जाती है तो ऐसे खंबे टाइप के बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो सुनिए ध्यान से, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। क्या चित्रों, समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती हैं, चट्टानों से, जिसमें दरार विकसित हो जाती है, दरार आ जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है दरारें, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचता है, ठीक है। अब जैसे चट्टान है, चट्टान के बीच का हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, इधर पानी लगने की वजह से जो है जी घिस जाता है, टूट जाता है। धीरे धीरे यही जो है बड़ा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये टूट जाता है और इसके दो ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाते हैं चट्टानों की, ठीक है। तो यही स्टैक होता है। तो इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, ठीक है। लगातार अपर्दन से छत भी टूट जाती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है, ठीक है मित्रों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूकंप के दौरान इमारतें क्यों गिरती हैं, हमको ये बताना है। तो सुनिए ध्यान से, भूकंप के दौरान इमारतें इसलिए गिरती हैं क्योंकि भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होता है। कंपन मतलब वाइब्रेशन, ठीक है। और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं और मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। दूसरा कारण है कि अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।